सुप्रभात बच्चों, मैं अंजना सोनी कक्षा 5वीं की ई कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिमझिम से ही पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। तो बच्चों, आपने चिट्ठी लिखी तो नहीं लेकिन देखी तो होगी। आपने चिट्ठी में देखा होगा कि पता लिखा जाता है। पते लिखने का क्रम क्या होता है, कैसे शहर का नाम लिखा जाता है, गली मोहल्ले का नाम लिखा जाता है। आज हम यही सब जानेंगे कि चिट्ठी में डाक टिकट क्यों लगाया जाता है, चिट्ठी में पता किस क्रम से लिखा जाता है। हम यही सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, नीचे पुस्तक में देखिए, आपको 2 पते दिखाए गए हैं। दोनों पते भिन्न हैं। पहले में लिखा हुआ है गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। अर्थात पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि छोटी भौगोलिक इकाई क्या होता है। तो बच्चों, छोटी भौगोलिक इकाई का मतलब होता है कि घर के नंबर लिखते हैं, हम एड्रेस लिखते हैं तो कभी भी पत्र लिखते हैं, सबसे पहले घर का नंबर लिखते हैं, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम लिखते हैं, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम लिखते हैं, फिर गांव या शहर का नाम लिखते हैं। तो ये हो गया। हम उसके बाद शहर के नाम के बाद उसके बाद हम पिन कोड लिखते हैं, और हर शहर का अपना अपना, हर जगह का अपना अपना पिन कोड होता है। अब बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा कि पिन कोड लिखना क्यों जरूरी है। तो बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे कस्बे हैं, गांव हैं और शहर हैं जिनके नाम एक जैसे होते हैं। जैसे आपने बिलासपुर देखा होगा, बिलासपुर भी 2 है। आपने कोटा भी देखा होगा, कोटा भी 2 हैं। ऐसे ही एक नाम के कई शहर होते हैं। तो उसमें अगर आप केवल शहर का नाम लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा। तो पते के बाद इसलिए ही पिन कोड लिखा जाता है ताकि डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिल सके और पत्र जल्दी बांटे जा सकें। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम पर की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में भी लगातार बदलाव और विकास होता रहा है। तो बच्चों, आपको पता है ना कि बहुत पुराने समय में ना कोई डाक टिकट था, ना कोई डाकिया था। तो पहले के समय में संदेश भेजने के लिए कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों, इसके लिए कबूतरों को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना, ताकि और कबूतर के जो पैर हैं उसमें या गले में रस्सी की सहायता से पत्र को बांध दिए जाते थे और कबूतर उसको सही जगह पर पहुंचा देता था। तो बच्चों, जब संदेश वाहक के रूप में कबूतर की बात हो रही है तो हम डाकिये की बात करना कैसे भूल सकते हैं। तो आइए, हमारा डाकिया पत्र पहुंचाने का काम किस तरीके से करता है हम यह जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम उस समय की बात करते हैं जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी और पत्री पहुंचाने का काम करते थे। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारे माने जो चिट्ठी देने का काम करते थे। तो हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों का पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर तो हमेशा ही बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। बच्चों, क्या आपको पता है जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे आज भी डाक पहुंचाते हैं। अब आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है।
कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की बच्चों कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको चिट्ठी का सफ़र पाठ समझ में आ गया होगा। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कभी अगर ज़रूरत पड़ने पर आप पत्र लिखें तो उसमें जो पता है वह किस क्रम में और कैसे लिखा जाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, अब हम रिमझिम से ही पढ़ेंगे पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यह बातचीत आगे दी जा रही है। तो बच्चों, अब हम तो चिट्ठी डाल देते हैं, अब वहाँ पर डाकिये को आपको पता है किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम यही सब जानेंगे कि हमने तो उस बॉक्स में लाल रंग के डब्बे में चिट्ठी को डाल दिया, पर वहाँ डाकिया हर एरिया का अलग अलग चिट्ठी निकालकर अलग अलग बांटते हैं। तो वह किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं आज हम जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। आपके परिवार में कौन कौन हैं उनके बारे में बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक छोटा बेटा भी है। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते गिर गया, जिसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जी हाँ, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढाल या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं, क्योंकि दूसरे रास्ते होते नहीं हैं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? स्कूल लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों को पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश के देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। भला यह कैसे? सुना था आपने, बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन भी नहीं होते थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी।
काम के दौरान कभी कोई खास बात हुई? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो बच्चों, आपको पता चला कि एक डाकियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनको अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ती है, तब जाकर वह इस पत्र को सही जगह पर पहुंचा पाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपका 18 जुलाई से प्री मिड टर्म है, जिसकी तैयारी आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। आपको सिलेबस पता ही होगा अपना, तो अब आप अच्छे से पढ़ाई